हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस बायोलॉजी। मैं हूं सौरभ। मैं यहां पे आज डिस्कस कर रहा हूं कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। आप ही के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस को मैंने यहां पे 10 पॉइंट्स में लिखा हुआ है और कोशिश की है कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं यहां पे दे दूं। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 इससे पहले आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो है स्टडी मटेरियल को लेकर के। आपके पास स्टडी मटेरियल कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहती है। मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिए हैं, बुक्स को और नोट्स को। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बुक्स के लिए। बुक्स के लिए अगर आपके पास कोई भी बुक है जो कंपटीशन बेस पे है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं दिया हुआ है, पॉइंट वाइज दिया हुआ है, जैसे कि मैं अगर प्रेफर करता हूं तो जूलॉजी के लिए आर.के. पिल्लई और बॉटनी के लिए ऑब्जेक्टिव बॉटनी आती है कुमार मलिक। लेकिन इसके अलावा भी आपके पास अगर कोई और बुक है, जैसे ट्रू मैन की है, दिनेश की है, विशाल की है, और जो एनसीईआरटी की जो डिस्क्रिप्टिव आती है एबीसी, वो है आपके पास, कोई भी अगर आपके पास है तो वो बुक्स चल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, आप बुक्स लेने का सोच रहे हैं, तो जूलॉजी ऑब्जेक्टिव जूलॉजी के लिए आर.के. पिल्लई आती है, वो अच्छी बुक है, और ऑब्जेक्टिव बॉटनी के लिए आती है कुमार मलिक की, वो अच्छी बुक है। यहाँ पे लोगों को ये लगता है कि इसमें ऑब्जेक्टिव लगा हुआ है तो सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही होंगे। ऐसा नहीं है। इसमें पहले डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है, लैंग्वेज दी हुई है, ईजी लैंग्वेज है, इंग्लिश में ही आती है, हिंदी में ये नहीं आती है। अच्छी लैंग्वेज दी है, आप आसानी से समझ जाएंगे, ईजी लैंग्वेज है, आप उसको देख लीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेस बायोलॉजी टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। मैंने 2-3 चैप्टर की पीडीएफ बना करके आर.के. पिल्लई के भी उसमें डाल दिए हैं और कुमार मलिक के भी मैंने उसमें डाल दिए हैं। तो आप एक बार उस पीडीएफ को ज़रूर चेक कर लीजिए कि हाँ ये बुक कैसी है। अगर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो आप इस बुक को भी ले सकते हैं, वरना अगर आपके पास कोई और बुक भी है तो वो भी चल जाएगी, कोई दिक्कत, और बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई बुक्स की बात। बुक्स आपके पास अगर हो तो अच्छा है, नहीं है तो आपके पास कम से कम नोट्स जो है वो कंप्लीट नोट्स होने चाहिए। जैसे नोट्स की अगर हम बात करें, जैसे जो यहाँ से आप लोगों को नोट्स मिलते होंगे वो भी सफिशिएंट है, और जो आपको जो सर लोग पढ़ाते होंगे बोर्ड पे उसका भी स्क्रीनशॉट भेजते होंगे, वो भी नोट्स आप अगर बनाते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टडी मटेरियल को लेकर के। यहाँ पे बुक्स की मैं बात करूँ तो जो आप बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो CSIR नेट की करके आए हैं तैयारी, उनके पास भी बुक्स होंगी, बट वो बुक्स यहाँ पे काम नहीं चलेंगी। ये एग्जाम आपको सिर्फ टीजीटी आपको 9-10th पढ़ाना है और पीजीटी आपको 11-12th पढ़ाना है। तो ये जो लेवल है हल्का सा लो है और नेट का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो वो बुक्स यहाँ पे नहीं चल पाएंगी। उन बुक्स को आप मत पढ़िएगा। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे तो फालतू में आपके पास और दिक्कत आएगी, उन बुक्स को मत पढ़िएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि दूसरा पॉइंट है कि एग्ज़ाम कब होगा। काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि सर एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, ये तो कोई भी नहीं, ये आयोग भी नहीं जानता है कि एग्ज़ाम कब हो पाएगा। जैसे जीआईसी का भी अगर 20 जून को है, जैसे कि उस पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं कि ये देखा जाए कि उसका एग्ज़ाम कब होगा, ये भी कुछ कह नहीं सकते हैं। 20 जून को उसका भी एग्ज़ाम होने के लिए मुझे नहीं लगता हो पाएगा। आप लोग भी मुझसे मत पूछिए कि कब होगा एग्ज़ाम इसका। ठीक है, मैं भी नहीं कह सकता हूं। अगर कोविड की कंडीशन नॉर्मल हो जाएंगी तो 20 जून को हो जाएगा, वरना अगर ऐसे ही रहा कोविड तो है 20 जून को एग्ज़ाम होना मुश्किल है। ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि इधर हो पाएगा। और टीजीटी पीजीटी जो है, इसके कोई डेट नहीं आई है, तो इसका एग्ज़ाम अगस्त सितंबर, कोविड की कंडीशन देख के लगता है कि अगस्त सितंबर के बाद जा सकता है। बट आप लोग ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा तो मैं भी पढ़ाई ना करूं। यही आपके लिए मौका है। जो लोग जिनकी पढ़ाई बहुत सालों से छूट गई थी, उनके लिए ये प्लस पॉइंट है कि उनका एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा डिले हो रहा है, उनको मौका मिल रहा है। अब आप ये नहीं कह सकते कि हाँ हमको पढ़ने का मौका नहीं मिला इसलिए मैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया हूँ। कोविड की वजह से एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा डिले हो जाएगा, लेकिन आपकी पढ़ाई में कोई भी डिलाई नहीं होनी चाहिए। एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए। सिलेबस आपको एक बार कंप्लीट करना ही है हर हाल में, फिर तो आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो एग्ज़ाम कब होगा ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आपको क्या है, अगस्त तक ये मान के चलिए आपको सिलेबस हर हाल में कंप्लीट करना है, फिर आपको रिवीजन भी करना है। नेक्स्ट क्या है कि पढ़ाई जो है वो कितने घंटे की जाती है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर आप कितने घंटे पढ़ते थे, तो मैं यहाँ पे उनके लिए कहूँगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए जो बहुत से स्टूडेंट की कैटेगरी अलग अलग होती है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको एक बार में पढ़ते हैं उनको याद हो जाता है, तो भैया वो पढ़ाई कम कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको कई बार पढ़ते हैं बट उनको जल्दी याद नहीं होता है, तो उनको अपनी जो पढ़ाई की ड्यूरेशन है उसको बढ़ाना उनको पड़ेगा। तो कितने घंटे पढ़ाई करें ये आप पर डिपेंड है। जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो बायोलॉजी सब्जेक्ट छोड़े काफ़ी टाइम हो गया था, उनके लिए
उनके लिए मैं ये जरूर कहूँगा कि वो कम से कम 8 से 9 घंटे तो हर हाल में पढ़ाई करें अभी प्रेजेंट टाइम में। फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाना ही है, घटाना नहीं है, बढ़ाना ही है, क्योंकि वो बायोलॉजी छोड़े हुए इनको काफ़ी टाइम हो गया था। इसीलिए तो कितने घंटे पढ़ाई करें ये आपके माइंड पे डिपेंड है, आपको कितनी जल्दी याद होता है, कितनी जल्दी आप रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो कम से कम आप ये मान के चलिए 8 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है अगर ये एग्ज़ाम निकालना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है और इतना इजी नहीं रहा जितना पहले होता था। ठीक है, तो दिन पर दिन जो जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, जैसे साल बढ़ रहे हैं, कंपटीशन जो है वो बहुत ही हार्ड होता जा रहा है। इस साल जो 2021 में एग्जाम होगा इसमें कंपटीशन कम होगा, जो इसके बाद वैकेंसी आएंगी उसमें कंपटीशन और ज़्यादा होगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि इसी साल 2021 में ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये कितने घंटे पढ़ें वो आप पे डिपेंड करता है, कितने घंटे आप पढ़ पाते हैं और कितनी देर कंटिन्यू बैठ पाते हैं आप। कंटिन्यू बैठने की भी प्रोसेस होती है। अगर आप चेयर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो जब पढ़ाई करने बैठिए ना, तो फिर मोबाइल जो ये फ़ोन है, ये फ़ोन सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपको यही फ़ोन करता है। लेकिन इस टाइम पे सबसे ज़्यादा काम भी यही आ रहा है। जब आप पढ़ने बैठें कॉपी पेन से, तो इस फ़ोन को साइलेंट करके दूर रख दीजिए और सिर्फ अपने पास एक पानी की बोतल रखिए, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए और कंटिन्यू 2-2, 3-3 घंटे, कम से कम 3 घंटे कंटिन्यू बैठने की हैबिट डालिए। 3 घंटे आपको एग्ज़ाम में भी कंटिन्यू बैठना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे पढ़ाई करें, कैसे पढ़ें। जैसे कि सबका पढ़ने का तरीका होता है अलग अलग। हर किसी को कॉपी मत कीजिए आप कि हाँ भैया वो सुबह पढ़ते हैं तो हम सुबह उठेंगे, वो रात में 2 बजे पढ़ते हैं तो हम 2 बजे तक पढ़ेंगे। जिस टाइम आपका मन करता है आप उस टाइम पढ़ाई करें। और कैसे पढ़ें, देखिए टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए कोई बहुत अलग से कोई बुक्स नहीं आती हैं, तो इसीलिए आपको मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसके लिए हम लोग सर लोग हैं, सभी लोग वो करते रहेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को एक्सपीरियंस हो जाता है, वही एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि अगर मैं जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं अगर उनकी बात करूं तो जैसे कि हमारे कोई जैसे सर हैं, आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या कीजिए, उस टॉपिक को पढ़ लीजिए जो सर पढ़ा रहे हैं, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको पढ़ लीजिए। फिर सर आपको नोट्स देते हैं, आप उस नोट से पढ़ लीजिए। फिर उसी टॉपिक को अगर आपके पास कोई बुक्स है तो उस बुक से पढ़ लीजिए। आपके 3 जगह से वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जांपल के लिए आप पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया, मान लीजिए पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया, सर ने पढ़ाया वो पढ़ लीजिए, जो सर ने नोट्स दिए उनको एक बार पढ़ लीजिए, और जो आपके पास बुक्स है उससे एक बार पढ़ लीजिए। बस, इसके अलावा कहीं और से चौथी का आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन तीनों को मिला करके आपको अपने खुद के नोट्स प्रोवाइड बनाने हैं, एक कॉपी पे पॉइंट वाइज। जैसे कि क्या है कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये सबको पता है, तो ये उस बुक में ये लिखने की, उस कॉपी में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बैक्टीरिया के बारे में कुछ और ऐसे पॉइंट्स, उसकी सेल वॉल के बारे में पॉइंट, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पॉइंट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, वो एक कॉपी अलग आपको बनानी है। और वो कॉपी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कॉपी होगी, क्योंकि उस कॉपी में 3 जगह जो सर ने पढ़ाया उसका, जो सर ने नोट्स दिए उसका, और जो बुक्स में से आपने पढ़ा, जो आपको बुक्स में कुछ और अच्छे पॉइंट्स मिले, उन तीनों का निचोड़ आपको अलग से एक कॉपी पे करना होगा। और उसी कॉपी को ही आपको अपने पास रखना है और उसी कॉपी को कई बार पढ़ाई करनी है, उसी कॉपी को बार बार रिवाइज करना है। तो ये होता है एक पढ़ने का तरीका। कुछ लोगों को क्या होता है कि कुछ लोग बुक से पढ़ते हैं, ये भी अच्छी बात है। सर ने पढ़ाया सुन लिया, सर ने जो नोट्स दिए वो सुन लिए, और बुक्स में क्या कर, बुक्स से ही पूरा बुक से पढ़ते हैं और बुक्स में ही अंडरलाइन कर देते हैं, ये भी सही रहता है। अगर आपको बुक से पढ़ने की हैबिट है तो आप बुक्स में अंडरलाइन कर दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो सर ने बताए हों या जो नोट्स में हों वो बुक्स में ही कहीं कोने पे लिख लीजिए, ये भी एक अच्छा सा होता है। तो जिस तरह से आप पढ़ सकते हैं वैसे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैं अगर बात करूँ तो मुझको तो अपने खुद के नोट्स बनाने में बड़ा मजा आता था, और अपनी हैंड राइटिंग में जो कोई मैं पढ़ता था उसको मैं जल्दी आता था। और कलरफुल, जैसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुआ तो उसको आप रेड पेन से लिख लीजिए, या फिर कोई ऐसा कुछ हुआ तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए, तो वो आपके जहन में बस जाता है। तो ये हुआ कि कैसे पढ़ाई करें, तो अपने खुद के नोट्स बनाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और कोशिश कीजिए कि नोट्स जो है वो शॉर्ट में रहे, पॉइंट वाइज नोट्स रहें, जल्दी से रिवाइज करने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट कैसा है, पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। पढ़ा हुआ कैसे याद रखें, सबसे
ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया कि सर मैं पढ़ता तो हूँ मैं, लेकिन बाद में बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। तो कोशिश कीजिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको एक चित्र पे उतारने के लिए डायग्राम पे उतारिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको मैं बताऊँ, जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें डायग्राम नहीं होता है, बट वो तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन मोस्टली बायोलॉजी में ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें डायग्राम होता है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ बैक्टीरिया को लेता हूँ, बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया का जो चित्र होता है, जितने भी हो सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम बैक्टीरिया की जो एक बैक्टीरिया का बनाइए फिगर, और उसी फिगर में ही सब कुछ लिख डालिए। लैंग्वेज को कम कीजिए, लैंग्वेज को फिगर में उतारने की कोशिश कीजिए। फिर वही डायग्राम आपने एक बार अपने हाथ में लिया और वही डायग्राम को देख लिया पूरा, और आपको सब कुछ याद हो गया। जैसे मैं आपको बताऊं, ऐसे कि डायग्राम आपने बनाया तो फ्लैजिला होगा, ठीक है। फ्लैजिला में जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि फ्लैजिला जो होता है प्रोकैरियोट में फ्लैजिल प्रोटीन का बना होता है, तो जहाँ पे आपने लिखा होगा फ्लैजिला, वहीं पे नीचे लिख लीजिए फ्लैजिल प्रोटीन का बना होता है, वो हो गया। इसमें फिम्ब्री पाए जाते हैं, पिलाई पाए जाते हैं, इनका वर्क लिख लीजिए। सबसे ये कैप्सूल होता है तो कैप्सुलेटेड हो जाएगा। फिर सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, मीजोसोम्स होते हैं, मीजोसोम्स के कार्य क्या होते हैं, वहीं पे मीजोसोम के नीचे सारे कार्य उसके लिख लीजिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन काहे की बनी होती है, सेल वॉल काहे की बनी होती है, ये सब कुछ फिगर में एक बड़ा सा पेज लेकर के सब कुछ फिगर में उतार लीजिए। बैक्टीरिया की सेल जो है, अगर वो फिगर आपने देखा, आधा बैक्टीरिया आपका उसी एक पेज से तैयार हो जाएगा। ये होती है स्मार्ट ट्रिक। बहुत लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज को बार बार पढ़ते हैं। लैंग्वेज को पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, आपको वहाँ पे लिखना नहीं है, आपको 4 ऑप्शन आएंगे, आपको सिर्फ एक ऑप्शन उसमें से सही कौन सा है वो चुनना है। वो किसी भी तरीके से आप चुन सकते हैं। तो लैंग्वेज का ज़्यादा वहाँ पे काम नहीं है, लेकिन लैंग्वेज आपको पढ़नी है। स्टार्टिंग में आपको लैंग्वेज पढ़नी है, जब आपको पढ़ाया जाता है, कोई टीचर आपको पढ़ाता है, तब आपको लैंग्वेज में पढ़ना है। लेकिन बाद में इसको रिवीजन के लिए लैंग्वेज नहीं, रिवीजन के लिए आपको वन लाइनर जो होते हैं वो सबसे अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो पढ़ा हुआ कैसे याद रखें, तो चित्र पे उसको लाएं, कोशिश कीजिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो फिगर पे ही उतारने की कोशिश कीजिए। कुछ टॉपिक अगर बचते हैं जी जिसमें फिगर नहीं होता है, तो उसको आप लैंग्वेज में आपको रखना पड़ेगा। और कोशिश कीजिए रिवीजन का काम सुबह हो, फ्रेश माइंड में अगर आप हैं तभी। दोपहर में अगर आपको दिन में सोने की आदत है तो दोपहर में सोइए, क्योंकि सोने से क्या होता है, आपकी 2 सुबह, जैसे आपने रात में सोए और सुबह उठे, एक बिल्कुल फ्रेश माइंड होता है आपका, उस टाइम रिवाइज कीजिए, ठीक है। दिन में पढ़ाई कीजिए, खाना खाइए, खाना खाने के बाद आधे घंटे या फिर 40 मिनट तक ही सोइए, 1 घंटे से ऊपर मत सोइए, दोपहर में 1 घंटे से ऊपर मत सोइए, सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 मिनट सोइए, और 40 मिनट के बाद उठने पे आपको एक बहुत ही अच्छी सी फ्रेशनेस का एहसास होगा। फिर आप रिवाइज कीजिए। रिवीजन के टाइम पर कोई भी आपके दिमाग में कुछ चलना नहीं चाहिए। जब आप रिवाइज करते हैं तो रिवीजन आपका बिल्कुल फ्रेश माइंड से होना चाहिए, ठीक है। फिर कैसा रिवीजन कैसे करें, नेक्स्ट पॉइंट्स है कैसे रिवीजन कैसे करें। सबसे मेन पॉइंट जो है वो यही है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलेक्शन जो है वो ना वो इसी रिवीजन पे ही बेस होता है। पढ़ते तो सब लोग हैं, सिलेबस सब लोग को पूरा करते हैं, लेकिन रिवीजन बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसीलिए रिवीजन जो है वो मस्ट है। जैसे कहते हैं कि अगर आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आपको कुछ नया पढ़ने को है या फिर आपको कुछ रिवाइज करना है, तो नया मत पढ़िए, आप पहले रिवाइज कर लीजिए, बाद में टाइम मिलता है तो नया पढ़िए, वरना नया मत पढ़िए। लेकिन रिवीजन मस्ट है, बहुत ज़रूरी होता है। कैसे कर सकते हैं रिवीजन, कोई टॉपिक उसके 3 फेज हो सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए तौर पर लेता हूँ, मान लीजिए आपने डाइजेशन पढ़ा, सर ने पढ़ाया उससे आपने पढ़ लिया, नोट्स मिले उससे किया, बुक से आपने पढ़ा, और उन तीनों को निचोड़ आपने एक पेज पे निकाल लिया, ठीक है। एक कॉपी आपने बनाई 4-5 पेज की, उसमें डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा उसमें, ठीक है, हो जाएगा। 1 लाइन में लिखेंगे तो आपका डाइजेशन जो है वो 3-4 पेज में आ जाएगा। उसी कॉपी को, उसी जो 3-4 पेज हैं उसी को ही आप बार बार पढ़िए। लेकिन पहली बार जब आप पहली बार पढ़ रहे हो डाइजेशन, तब आपको बिल्कुल जो डिस्क्रिप्टिव जो नोट्स मिलते हैं डिस्क्रिप्टिव वाले, उससे भी पढ़ना है, बुक से भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, और जो सर ने पढ़ाया है उस पर भी ध्यान देना है। पहली बार आपको टाइम लगेगा, फर्स्ट टाइम आपको पढ़ने में टाइम लगा, और पहली बार कोई टॉपिक जब आप रिवाइज करेंगे तब भी आपको टाइम लगेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोई भी टॉपिक पढ़ने, जैसे कि मान लीजिए आज आपने पढ़ा कोई टॉपिक, आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, डाइजेशन का कोई टॉपिक पढ़ा, तो 24 घंटे के अंदर उसको एक बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। 24 घंटे के अंदर आप उसको रिवाइज करेंगे तो पहली बार रिवीजन में आपका टाइम लगेगा ज़्यादा। मान लीजिए पहली बार जब कोई टॉपिक आप रिवाइज कर रहे हैं तो उसको रिवीजन में लगा आपका 1 घंटा,
ठीक है, 1 घंटा लगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा आपने रिवाइज कर लिया। लेकिन जब वही टॉपिक आप दूसरी बार रिवाइज करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको मुश्किल से 30 से 40 मिनट लगेंगे, इससे ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन जब वही टॉपिक आप तीसरी बार रिवाइज करेंगे तो 20 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा, और वही टॉपिक जब आप चौथी बार रिवाइज करेंगे तो 10 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा। 10 मिनट में आप वो टॉपिक पूरा रिवाइज कर डालेंगे। रिवीजन में आपको पहली बार जब आप रिवाइज करें तो आपको टाइम देना है ज़्यादा, लेकिन जब आप दूसरी और तीसरी और चौथी बार रिवाइज करें तो आपका टाइम जो है धीरे धीरे अपने आप घटता हुआ जाएगा। 5वीं बार रिवाइज करेंगे सीधे आपके सामने से एक बस वो बुक खोल के रख लेंगे, सिर्फ ऐसे पन्ने ही अगर पलट लेंगे तब भी आपका रिवीजन वो हो जाएगा। जब आप चाय पिया करें तो होता है चाय पे चर्चा, जैसे वो बोलते हैं, तो चाय पे चर्चा कोई अगर आपका फ्रेंड है, अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे आपको कोई फ्रेंड है तो उससे बैठिए, चाय पीजिए और चाय पे ही क्वेश्चन आंसर पुटअप कीजिए। या फिर अगर क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाते हैं तो फिर वहीं चाय पे ही पीजिए और कॉपी रखिए। आप वैसे पन्ने पलटिए, पन्ने जब पलटेंगे तो आपके सामने फिगर जाएगा, जो चित्र आपने बनाए होंगे वो आपके पास बार बार जाएगा, और जो आपने अंडरलाइन किया होगा उस पर आपका फोकस जाएगा, तो वो आपके जहन में बस जाता है। ठीक है, तो रिवीजन कैसे करें, मुझे लगता है कि ये भी आपको आंसर मिल गया होगा। रिवीजन जरूरी है, आप नया कोई टॉपिक भले ना पढ़ें लेकिन रिवीजन जरूर करें जो आप पीछे से पढ़ चुके हैं। और रिवीजन ये भी ध्यान रखें कि कौन सा टॉपिक हमने कब रिवाइज किया था। जैसे मान लीजिए मैं इस टाइम पे दावे के साथ कह सकता हूँ कि वायरस बहुत लोगों ने रिवाइज नहीं किया होगा, वायरस को पढ़ाए हुए बहुत टाइम हो गया, सर ने बहुत पहले वायरस पढ़ा दिया था, और उसमें बहुत लोग जो पढ़ चुके हैं वो उनको क्या होगा, रिवाइज नहीं किए होंगे। लेकिन फिर से मैं बोलूँगा रिवीजन का एक रखिए, लगभग आपको 15 से 20 दिन में आपको एक टॉपिक जो है वो रिवाइज कर ही लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एमसीक्यू लगाएं। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो लगाइए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपके पास एक बुक होनी चाहिए, जैसे कि जो आर.के. पिल्लई और कुमार मलिक है, इस बुक में क्या है, पहले डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है, फिर उसी टॉपिक के लगभग 300-400 क्वेश्चंस दिए होते हैं। जब आप किसी टॉपिक के 300-400 क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको वो टॉपिक क्या होगा, बिल्कुल पक्का हो जाता है टॉपिक। आपका जो माइंड होता है, जैसे कि देखिए एक चीज़ ये भी है, जो लोग क्वेश्चन नहीं लगाते हैं वो भी सिर्फ पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहेंगे लेकिन क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे। क्वेश्चंस में क्या होता है, आपका जो माइंड होता है वो बिल्कुल जो अगर अच्छा क्वेश्चंस आया हुआ है तो आपका माइंड पूरा वो चैप्टर रिवाइज कर लेता है। एक क्वेश्चन आपका कोई एक अच्छा क्वेश्चन आपको वो पूरा चैप्टर रिवाइज करने पे मजबूर कर देगा। इसीलिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये भी आपको लगाने हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भैया ये ना कि कितने घंटे पढ़ाई करें, तो कितने घंटे क्या मतलब, बस इस टाइम पे आपके पास यही है कि भैया सिर्फ खाना खाइए, सोइए और जो आपके काम है वो कीजिए। इसके अलावा आपके पास टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि जो लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम पे वो बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने वाले पढ़ाई कर रहे हैं और वो हाथ मार ले जाएंगे। अगर आपको उनके साथ बराबरी पे आना है तो आपको भी उनकी बराबरी करनी होगी। ठीक है, तो एमसीक्यू लगाए। एमसीक्यू के लिए देखिए, जैसे कि आपके पास कोई भी, जैसे कि मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन बैंक आते हैं, नीट के आप ले सकते हैं, कोई भी जिसमें मतलब अच्छे क्वेश्चन हो, बहुत लेंदी क्वेश्चन ना हो, ये भी ध्यान रखिए। जैसे नेट में क्वेश्चन आते हैं, नेट में क्वेश्चन क्या आते हैं, ये बहुत लंबे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो टीजीटी पीजीटी में इतने लंबे क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ 1 या 2 लाइन के क्वेश्चन आते हैं और सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि आपको बहुत हायर लेवल पे नहीं जाना है ना, आपको तो सिर्फ 9, 10th और 11, 12th को पढ़ाना है केवल है, तो आपको उस बीच का जो रेशियो वो मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एमसीक्यू भी लगाएं। वेरी इंपॉर्टेंट, बेकार क्वेश्चन से दूर रहें। बेकार क्वेश्चंस का मतलब मेरा क्या है, जो बिना सर पैर के होते हैं। मैंने अक्सर देखा है जो ग्रुप में होती है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में होती है, स्टडी होती है ना, तो उसमें ये इस तरह के क्वेश्चंस की भरमार रहती है और होनी भी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में कर रहा हूँ स्टडी, ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूँ कि वह कोई इसका आंसर दे ना पाए। अब इजी क्वेश्चन पूछूंगा, उसका सब लोग आंसर दे लेंगे तो फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी ना, ये भी लोग सोचते हैं। तो ढूंढते हैं कि ऐसा क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जी कोई आंसर उसका ना दे पाए। वो क्वेश्चन होते हैं बिना सर पैर के, वो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए होते हैं और इसके अलावा वो कुछ नहीं होते हैं। वो उन क्वेश्चंस का टाइम आप बचा करके आप किसी दूसरे टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। ऐसे क्वेश्चंस को पहचानिए कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फालतू के हैं, और उन क्वेश्चन पे फोकस मत कीजिए, आंसर ही मत दीजिए, कोई भी रिप्लाई मत दीजिए उन क्वेश्चंस का, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपका टाइम वेस्ट करने पर लगे हैं। मैं प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, आपके ही साथी होंगे कि हाँ इसको मैं इस क्वेश्चन में फंसा दूं, ये इसी क्वेश्चन में उलझा रहे और इसका 1-2 घंटा बर्बाद हो जाएगा, और बर्बाद होता भी है लोगों का।
ज़्यादा बहुत हार्ड के चक्कर में मत पड़िए। जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा, जब आपने यूथ कंपटीशन टाइम लगाई होगी तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको अंदाज़ा हो गया होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस पे क्वेश्चन पे भी मत जाइए कि हाँ इस ग्लूकोज में इन्होंने 1 ग्लूकोज खाया तो इन्होंने इतना काम किया, उन्होंने 2 ग्लूकोज खाए तो कितना करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन बचिए। ये क्वेश्चंस आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ भी नहीं। अगर बाय द वे क्वेश्चंस आते भी हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 99% लोग इस क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे या गलत करके आएंगे, वो सबके गलत होंगे। अगर वो क्वेश्चंस जो बिना सर पैर के क्वेश्चन होते हैं, मैं मानता हूँ 1-2 अगर आ भी जाते हैं तो वो सबके गलत होंगे, लेकिन उन चक्कर में उस एक क्वेश्चन के चक्कर में आपका माइंड खराब हो जाएगा, उस क्वेश्चन के चक्कर में आप 1-2 क्वेश्चन नॉर्मल भी गलत करके आ जाएंगे। तो बेकार क्वेश्चन को पहचानिए और उन क्वेश्चन से दूर रहिए, थोड़ा सा आंसर मत दीजिए। मालूम हो तो ठीक है दे दीजिए, नहीं है तो बहुत उसको सर्च करने की जरूरत नहीं है। लोग फिर उस बुक्स उठा लेते हैं कि हाँ इस बुक्स में देखेंगे, उस बुक्स में देखेंगे, अब वो उनसे पूछेंगे, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है इसमें। ठीक है, जो एक्सपीरियंस है मैं वही शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। बेकार क्वेश्चन से आप दूर रहेंगे, निगेटिविटी से भी आपको दूर रहना है। जैसे कि मैं इस टाइम पे बहुत सुन रहा हूँ कि हाँ अरे ये टीजीटी पीजीटी में तो हमारा नहीं होगा, जितने टीचर्स हैं सब वो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो लोग कई साल से पढ़ा रहे हैं वो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, उन्हीं का होगा, हम तो अभी 4-5 महीने से पहले स्टार्ट किए, हमारा कहाँ से हो जाएगा। इस निगेटिविटी से दूर रहिए। ऐसा कहीं नहीं है कि जो टीचर्स है उसका सिलेक्शन होगा, या फिर ऐसा जो कहीं कोचिंग पढ़ा रहा है या फिर किसी स्कूल में पढ़ा रहा है कई सालों से उसका होगा। ये कोई भी डिसाइड नहीं होता है, बिल्कुल भी इस दिमाग से निकाल दीजिए कि हाँ मैंने पढ़ाई अभी स्टार्ट की है 3-4 महीने पहले से तो हमारा नहीं होगा। ये बिल्कुल भी भ्रम है ये आपका। अगर कोई भी कंपटीशन निकालने के लिए 6 से 7 महीने आपके लिए काफ़ी होते हैं। अगर आपने कंपटीशन की जो ये कौन सा कंपटीशन है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसको आपने अगर पकड़ लिया तो 6-7-8 महीने में आपका 100% निकल जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। और ये तो भूल जाइए कि हाँ जो बड़े भैया हैं जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनका पहले होगा, हम तो आज आए हैं हमारा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूँ, ये माइंड भी जो होता है ना एज के साथ साथ में थोड़ा सा घटता रहता है। ठीक है, कोई बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो लोग बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं ना तो उनका माइंड, उनके पे प्रेशर भी बहुत है, फैमिली प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। और जो लोग आप लोग नए नए आए हुए हैं जो यंग हैं उन पे प्रेशर कम है, उनका माइंड भी हल्का सा शार्प है, तो थोड़ा सा इसका भी फर्क पड़ता है। लेकिन ये भी नहीं है कि जो लोग बूढ़े हो चुके हैं या फिर जो जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है उनका सिलेक्शन नहीं होगा। पढ़ाई पे अगर वो लोग कंपटीशन को पहचान जाएंगे यहाँ किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो निकालते वो भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो निगेटिविटी से दूर रहिएगा थोड़ा सा। निगेटिविटी का मतलब कि हाँ मेरा नहीं होगा उनका हो जाएगा, वो पहले से कोचिंग कर रहे हैं, इस तरह के जो पॉइंट्स हैं उनसे आपको बचना होगा। ठीक है, तो और कठिनाइयों से डरे नहीं। कोई भी अगर आपके ऊपर बाधा आती है तो ये मत कहे कि हाँ भगवान ने हमको ये क्यों दे दिया, हम ही मिले थे क्या। तो जैसे कि मैं सुनता हूँ कि हाँ मेरे फैमिली में ऐसी दिक्कत है या फिर उनकी फैमिली में ऐसी दिक्कत है तो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इन चीज़ों से डरे नहीं। सबके पास प्रॉब्लम्स हैं। आप देखिए अपना दुख सबको ज़्यादा लगता है, दूसरे का दुख किसी को नहीं दिखता है। सबके पास प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के पास प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, तो कठिनाइयों से डरे नहीं। और ये भी जान लीजिए गॉड भगवान उन्हीं को कठिनाइयाँ देता भी है जो लोग कठिनाइयों को, जिसको लगता है कि हाँ ये कठिनाइयाँ पार कर लेगा। जैसे आपने देखा होगा घर में अगर आपके यहाँ 4 लोग हैं, 4 मम्मी पापा को छोड़ के आपके भाई बहन में 4-5 लोग अगर हैं तो किसी एक को काम जो है वो ज़्यादा बताया जाएगा, चाहे वो बड़ा भी हो सकता है वो छोटा भी हो सकता है। घर वालों को लगता है कि हाँ ये जो है ये काम कर लेगा, ये रिस्पॉन्सिबल है, इस पर हम जिम्मेदारी दे सकते हैं। तो अगर आप पर बोझ या काम ज़्यादा आ रहे हैं तो डरिए मत उनसे। आप अपने आप को स्ट्रांग समझिए कि हाँ भैया मैं इस काबिल हूँ, इसीलिए मुझको ऊपर वाले ने ये कठिनाई दी कि मैं झेल सकता हूँ, और ऊपर वाला भी कठिनाई उसी को देता है जो झेल सकता है। ठीक है, तो अपने आप को स्ट्रांग बनाइए थोड़ा सा, और कोशिश कीजिए कि निगेटिविटी से जो है थोड़ा सा दूर रहें। और उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर थोड़ा आपको कुछ यूज़फुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी कीजिएगा, और कोई कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक पॉइंट मैं यहाँ पे और कहूँगा, कुछ लोग जो है वो इस प्रेजेंट टाइम पे जॉब कर रहे हैं प्राइवेट, और जॉब के साथ साथ में तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपके पास खाने भर का भी पैसे नहीं है तो आप जॉब अपनी कंटिन्यू करिए, लेकिन अगर आपके पास 2 वक्त की रोटी आपको मिल रही है
घर वाले आपको 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं तो कोशिश कीजिए कुछ मंथ के लिए जॉब छोड़ दीजिए। प्राइवेट जॉब कहीं भागी नहीं जा रही है, दुनिया भर में सब कुछ प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है तो सब कुछ प्राइवेट ही रहेगा। गवर्नमेंट जॉब पहली बार ये इतने साल बाद निकली हुई है, कोशिश कर लीजिए इसमें, और उम्मीद पे दुनिया कायम है तो अपनी उम्मीदों को कभी भी छोटा मत होने दीजिए कि हाँ मेरा नहीं होगा। कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप जॉब करेंगे और जो जॉब नहीं कर रहा है, जो कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा है, आप उससे थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप जॉब नहीं छोड़ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मत छोड़िए। लेकिन अगर आप छोड़ सकते हैं, एक बार सोच के देखिए, एक बार अपने आप को रूम में बंद कर लीजिएगा, सोचिएगा कि क्या मैं जॉब छोड़ सकता हूँ। तो अगर छोड़ सकते हैं तो प्लीज़ छोड़ दीजिएगा, प्राइवेट जॉब फिर से आपको मिल जाएगी, कहीं नहीं भागी जा रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ये रहता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि टाइम नहीं मिलता है, टाइम है, और प्राइवेट जॉब में तो फिर आपका मेंटली प्रेशर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। ठीक है, और कुछ लोगों ने जैसे लगता है कि बॉयज़ को नौकरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या गर्ल्स के लिए, तो मैं उनको बता दूं भैया दोनों के लिए इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे दोनों के लिए जो जॉब है वो बहुत ज़रूरी है। अगर किसी लड़के को जॉब नहीं मिल रही है तो उसकी शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि एक लड़के की जो बॉयज़ होता है उसकी अपनी पहचान जो होती है वो जॉब से ही होती है। अगर उसके पास जॉब नहीं है तो उसकी कोई पहचान नहीं हो सकती है, उसके अपने फादर के बिहाफ पे हो सकती है। लेकिन ठीक है, तो और अगर लड़की है तो लड़की के लिए भी जॉब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो शादियां हो रही हैं देखते हैं कि हाँ अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो भी अपना लाइफ पार्टनर जो है वो सोचता है कि हमारे बराबर का ही हो। तो प्रेजेंट टाइम पे दोनों के लिए जॉब बहुत ज़रूरी है, और मैं तो ये कहूँगा कि लड़की के लिए बहुत बेहद ज़रूरी है अगर उसको लाइफ में थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रहना है अगर तो दोनों के लिए ज़रूरी हैं, बेहद ज़रूरी हैं। अगर तो ये मत सोचिए कि हाँ मतलब कोई अगर गर्ल्स अगर बॉयज़ कैटेगरी में फॉर्म फिल कर रही है तो मेरा कंपटीशन बढ़ा रही है, तो ऐसा नहीं, मत सोचिए ऐसा। दोनों के लिए जॉब ज़रूरी है और आपको सिर्फ एक सीट लेनी है। मैं कहता हूँ कि अगर 10 सीटें हैं तो आपको 10 नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक चाहिए। 9 कोई ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन आपको सिर्फ एक चाहिए। 100 सीटें में से 99 सीटें कोई ले जाए, आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक सीट आपको चाहिए। बस ये सोच के रखिए कि मुझको सिर्फ और सिर्फ एक सीट चाहिए। और थोड़ा सा अपने रूम को डेकोरेट कीजिए, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा ये रखिए, मम्मी पापा की तस्वीर रखिए वहाँ पे। मम्मी पापा की तस्वीर रखेंगे तो आपके अंदर से एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, अगर आपको जिस चीज़ से अगर आपको मिलती है पॉजिटिविटी, कोई आपका अगर लाइफ पार्टनर है उससे अगर मिलती है तो आप उसको भी रख सकते हैं, उसकी फ़ोटो। जिस चीज़ से भी आपको मिलती है पॉजिटिव वो रखिए, और कोशिश कीजिए जितना भी अपने रूम को पढ़ाई का माहौल बना सकते हैं, पढ़ाई का माहौल बनाइए रूम में ही। ठीक है, और ठीक है, कोशिश करता हूँ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको मिले होंगे, कैसे पढ़ाई करनी है, किस तरह से पढ़ाई करनी है। ठीक है, निराश ना होइएगा। ठीक है, और मैं लास्ट में यही कहूँगा, अपनी कोशिश पूरी कीजिए, जॉब लगे चाहे ना लगे। दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी अगर आपकी जॉब नहीं लगेगी, और आप भूखे नहीं मर जाएंगे अगर आपकी जॉब नहीं लगी। तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास नॉलेज है तो इंडिया एक ऐसा देश है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप भूखे नहीं सोएंगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, जॉब लगती है नहीं लगती है, थोड़ा सा लक भी इसमें साथ देना चाहिए, लेकिन अपनी मेहनत पूरी कीजिएगा। आपके अंदर जितनी भी दम है वो पूरी लगा दीजिएगा, क्योंकि अभी 2-3 वैकेंसी एक साथ में आई हुई हैं, इसमें नहीं तो किसी दूसरे में हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी मान लीजिए बाई चांस नहीं हो पाता है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास और खुले हुए हैं। निराश ना होइएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।